Namaste friends, welcome you in the YouTube channel Learn Crop Science with अवस्थी सर। मैं हूं अवस्थी जीबी। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट माने ट्रीटिंग द सीड with different chemicals for different purposes is called as seed treatment। जैसे हम सीड सोइंग के लिए यूज़ करने वाले हैं या फिर स्टोरेज के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उसके कुछ केमिकल्स लगाते हैं, काही रसायनं लावतो आणि ह्या रसायनं लावण्याच्या प्रक्रियेला आपण बीज प्रक्रिया किंवा सीड ट्रीटमेंट असं म्हणतो। फॉर एक्झाम्पल, जर आपण सीडला ट्रीट केलं की त्या ट्रीटमेंटनंतर त्याला आपण सोईंगसाठीच यूज करतो। म्हणजे क्रॉपवरती येणाऱ्या क्रॉपवरती कुठल्याही प्रकारचं कीड किंवा रोग पडू नये हा उद्देश आहे। Such several purposes are there and today's video is on that matter, that is purposes of seed treatment also or objectives of seed treatment। एकदा सीड ट्रीटमेंट झाली की ते सीड सोईंगसाठी तरी वापरलं जातं किंवा मग त्याचं स्टोरेज तरी केलं जातं, म्हणजे त्याला स्टोरेज कंडिशनमधले कुठली कीड किंवा कुठलं रोग लागू नये। आता हे झालं सीड ट्रीटमेंट। आता यानंतर याचे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट, दॅट इज ऑब्जेक्टिव्स और पर्पजेस ऑफ सीड ट्रीटमेंट। कई ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव्स है कि हम सीड से पहले एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, तो उसका अर्ली जर्मिनेशन। देखिए, सीड के पार्ट्स में हमने देखा है कि कई सीड कोट काफ़ी हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच वाटर की एंट्री नहीं होती और उसका जर्मिनेशन लेट हो जाता है। तो ऐसे सीड का हार्ड सीड कोट सॉफ्ट करने के लिए हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं, दैट ट्रीटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ अर्ली जर्मिनेशन। जैसे कि कुछ क्रॉप के सीड है, जैसे कॉटन, तूर, सनफ्लावर, इनके सीड हार्ड होते हैं। इनके सीड में वाटर की एंट्री होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है। तो ये जर्मिनेशन डिले प्रोसेस हो जाता है। तो इसको अर्ली करने के लिए हमें उसे आइदर 4 to 6 आवर या फिर पूरी रात पानी में डुबो के रख दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका हार्ड सीड को सॉफ्ट होता है और उसमें जर्मिनेशन अर्ली हो जाता है। इसी तरह हरा धनिया किंवा कोथिंबीर याच्या बियाला हार्ड सरफेसवर घासलं जातं, त्यामुळे काय होतं कि उस सीड के कवर पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। उस स्क्रैचेस थ्रू पानी की एंट्री होती है और सीड विद इन टाइम और अर्ली जर्मिनेट होता है। यह है हमारा पहला पर्पज़। इसके बाद नेक्स्ट पर्पज़ आता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस। देखिए, हमारा सीड हम सॉइल के अंदर सो करने जा रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि वो हेल्दी रहेगा। यदि वो हेल्दी हो तो सॉइल के अंदर कुछ सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं या सीड में कुछ सीड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, जो पैथोजेंस कमिंग प्लांट में डिसीज़ का इन्फेस्टेशन करा सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए सीड को ही कुछ फंजीसाइड से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद सोइंग की जाती है। जैसे कि हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं अगेंस्ट पोलियो, इन द सेम वे। और डिसीजेस में कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जो आने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। तो कुछ डिसीजेस जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, उनके लिए सीड ट्रीटमेंट काफ़ी ज़रूरी होती है। उनके सीड को सोइंग के पहले ही फंजीसाइड से ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उसकी सोइंग की जाती है। जैसे ग्राउंडनट में टिक्का नामक डिसीज़ है, जिसका ऑकरेंस यदि आ जाता है तो फार्मर उसके लिए कोई रेमेडी यूज़ नहीं कर सकता, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन उसको यदि आने ही नहीं देना है, टू प्रिवेंट दैट डिसीज, द ग्राउंडनट सीड शुड बी ट्रीटेड विथ थायरम। थायरम नामक फंजीसाइड बाजार में मिलता है, मार्केट में काफ़ी मात्रा में मिलता है। उसकी ट्रीटमेंट हम सीड को जब करते हैं तो सीड पे टिक्का डिसीज प्रिवेंट हो जाता है। इन द सेम वे ज्वार में कई बार आप लोगों ने ज्वार के भुट्टों में उसका कलर काला हो जाता है और उसके सीड से ब्लैक पाउडर गिरती है। दैट इज सीरियस डिसीज, दैट ग्रेन स्मट डिसीज इन ज्वार। ज्वार में ग्रेन स्मट नामक काफ़ी सीरियस डिसीज होता है। लोकली मराठी में इसको ज्वारीवरील काणी बोलते हैं। अब ये डिसीज आता है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए इसको पहले ही प्रिवेंट करने के लिए सीड की ट्रीटमेंट की जाती है सल्फर के साथ। सल्फर से पहले, जब सल्फर ही नहीं था उससे पहले इसको गोमूत्र में डुबाया जाता टू कंट्रोल दैट डिसीज। तो ये डिसीज जो है ग्रेन स्मट डिसीज, एक प्रिवेंटिव डिसीज है। इसके प्रिवेंशन के लिए सीड को हमें सीड ट्रीटमेंट विथ सल्फर करना ही करना है। अब नेक्स्ट पर्पस है प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट्स। देखिए कई जो हमारे प्लांट की जर्मिनेशन से ही उसके ग्रोथ पीरियड में हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, इकोनॉमिकल लॉस करते हैं। लेकिन उनके कंट्रोल के लिए यदि हम सीड को ट्रीट करते हैं तो ये पेस्ट काफ़ी मात्रा में हम कंट्रोल कर ला सकते हैं इन पेस्ट पे। जैसे ज्वार में शूट फ्लाई नामक एक पेस्ट होती है जिसमें मराठी में खोड़ कीड़ी, खोड़ अड़ी कहा जाता है। ये करती क्या है, ज्वार के स्टेम को छेद गिराकर स्टेम के बीच का मटेरियल खाना शुरू करती है। इसकी वजह से ज्वार में काफ़ी लॉस होता है। अब इसे अवॉइड करने के लिए ज्वार सीड्स को हम सोइंग से पहले कार्बोफ्यूरॉन नामक जो पेस्टिसाइड होता है उससे यदि ट्रीट करते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। इन दी सेम वे जिंजर, अद्रक याला पेरल्यानंतर याच्यामध्ये रायझोम फ्लाय नावाची एक पेस्ट असते। ती पेस्ट त्या डेव्हलप होत असलेल्या जिंजरला छिद्र पाडून खाल्ल्याखाली कुरतडायला सुरू करते आणि त्याच्यामुळं जिंजर्स किंवा आपला अद्रक सडायला सुरू होतो। आता याला कंट्रोल करण्यासाठी अद्रकचे जे बेणं असतं, मदर सेट्स ऑफ जिंजर, इसको डायमिथोएट के सॉल्यूशन में 10 से 15 मिनट तक डीप कर रखा जाता है। ये डायमिथोएट का सॉल्यूशन सिस्टेमिक होता है, ये उस मदर सेट के बीच में उतर जाता है जो कि इस पेस्ट को अवॉइड करता है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम दी पेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्पस इंक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए नाइट्रोजन ये प्लांट के लिए मेन सोर्स है, मेजर एलिमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रीननेस आता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एटमॉस्फेयर में जो 71% नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट नहीं ले पाता। जैसे हम समंदर में खड़े होने के बाद भी पीने के लिए समंदर का पानी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वह अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। उसी तरह एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। कुछ बैक्टीरिया है जो इसको एब्सॉर्ब करते हैं और सॉइल में फिक्स कर उसे अवेलेबल फॉर्म जैसे कि नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट के लिए इजीली अवेलेबल होता है और प्लांट ग्रोथ अच्छे से होती है। तो इस टाइप में हम उस प्लांट के सीड को यदि इस बैक्टीरिया से ट्रीट अप करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स भी करेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करेंगे। इसलिए
लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए हम राइजोबियम कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से तुअर, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, ऐसे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं और नोड्यूल फॉर्मेशन थ्रू वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स अप करते हैं। इन दिस सेम वे सीरियल क्रॉप्स जैसे कि जवार, पैडी, बाजरा, मेज, व्हीट, इनके सीड को एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरियल कल्चर यूज़ किया जाता है और उसके बाद वो सीड खेत में सोइंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स करेगा और उसका बेनिफिट बाजरा, जवार, व्हीट, पैडी इस सीरियल क्रॉप्स के लिए होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पर्पज़ है कन्वीनियंस और इजीनेस इन सोइंग। देखिए, कॉटन का सीड जब तो आपने देखा होगा तो उस सीड में ऐसा होता है कि नेचुरल कंडीशन में कॉटन के सीड के ऊपर हेयर्स होते हैं जिसे हम पजेस कहते हैं, और इसकी वजह से कॉटन सीड एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाता। मराठीमध्ये याला म्हणतात गुंता होऊन बसला। मग असं सीड पेरणीसाठी अवघड जातं, असं सीड पेरायला बरंच अवघड जातं। मग गरजेचं आहे त्याचं सेपरेशन होणं। मग आता ह्या सीडवरील सेपरेशन केव्हा होईल? ये सीड का सेपरेशन कैसे होगा? यदि उस पे जो अवेलेबल फजेस है वो रिमूव हो जाते हैं, तब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इस फजेस को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? कॉटन के सीड को विथ हेयर्स, विथ फजेस, काउडंग स्लरी में डुबाया जाता है, जिसे गोबर का पाणी मराठीत ज्याला शेणकाला म्हटलं जातं, त्या शेणकालामध्ये कापसाची सरकी बुडवली जाते आणि तिला हाताने रब केलं जातं। त्याच्यानं काय होतं? इट रिमूव्स द फजेस, वो फजेस निकल जाएंगे एंड सीड बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए, ये ट्रीटमेंट जो है हमें 12th में कॉटन क्रॉप में फिर से रिपीट आनी है, जिसका जिक्र मैं वहीं पे फिर से करूँगा कि ये इस वीडियो में हमने देखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है सीड ट्रीटमेंट का, जो 12th में भी कैरी ऑन होने जा रहा है। अब यदि कॉटन का सीड अबंडेंट क्वांटिटी में है, उसकी क्वांटिटी कई ज़्यादा है, तो वहाँ काउडंग स्लरी ट्रीटमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या किया जाता है कि उस सीड को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाता है। अब कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? पूरे फजेस जला देता है, ख़त्म कर देता है और सीड एक दूसरे से सेपरेट होता है। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में कॉटन का सीड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रखना है। बहुत देर तक यदि रखते हैं तो वो एम्ब्रियो को भी डैमेज कर सकता है, तो ये इसमें प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पर्पस है, दैट इज इंड्यूसिंग अर्लीनेस। अब इस अर्लीनेस में देखिए कई लोकल वैरायटीज़ है, कई क्रॉप के लोकल वैरायटीज़ है। पुराने जो लोग क्रॉप की वैरायटीज़ है उनका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, 210, 235, ये उनका मैच्योरिटी पीरियड था। अब इसमें इनकन्वीनियंस ये होता था कि ये क्रॉप काफ़ी डिले होता था, तो नेक्स्ट सीज़न का क्रॉप लेने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। अब ज़रूरी था कि उनका ड्यूरेशन पीरियड कम करें, तो ये है द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, इंड्यूसिंग द अर्लीनेस। इसमें क्या किया जाता है? लोकल वैरायटीज ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी पीरियड इज लेंथी, इट बिकम्स अनकन्वीनियंस फॉर नेक्स्ट सीजनल क्रॉप। तो इसका अर्लीनेस लाने के लिए, टू मिनिमाइज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस क्रॉप, सीड्स ऑफ दिस क्रॉप्स आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशनल। अब क्या किया जाता है? ऐसे वैरायटियों के सीड को रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स दी जाती है, जिसमें एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रेज की ट्रीटमेंट उस सीड पर की जाती है। अब इस रेज की ट्रीटमेंट की वजह से सीड का जेनेटिकल मेकअप चेंज हो जाता है और उसके में अर्लीनेस मीन्स मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड डेवलप हो जाता है।
और हमारी नेक्स्ट जो वैरायटी है वो अर्ली नेस के साथ आती है, जल्दी मैच्योर होती है, जिसे हम कहते हैं कि इंड्यूसिंग अर्लीनेस इनटू द क्रॉप। अब व्हीट के जो मैक्सिकन डॉर्फ वैरायटीज़ है, ये सब इसी ट्रीटमेंट की थ्योरी से बनाया गया है। इन द सेम वे राइस में, पैडी में भी कई वैरायटीज़ ऐसी बनाई गई है जिनमें रेडियो एक्टिव्स रेज का इस्तेमाल किया है और उनका ड्यूरेशन पीरियड मिनिमाइज किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।